आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कमबख्त इश्क भाग 15। बुआ के पांव छूने के लिए जैसे ही दोनों झुके उसी समय अचानक से ही दुल्हन के सिर से घूंघट सरक गया। वो जल्दी जल्दी अपने हाथों से घूंघट को पकड़ने लगी। उसने कोशिश की कि वो घूंघट से जल्दी से अपना चेहरा ढक सके, लेकिन उसने जैसे चाहा वैसा ना हो सका। उसके सर से खिसका घूंघट उसके चेहरे को छुपा नहीं पाया। तब तक घरवाले और बाकी जो लोग थे उनमें से बहुतों का ध्यान उस ओर चला गया। कईयों ने उसे पहचान भी लिया। लोग आपस में बात करने लगे, ये तो वो लड़की नहीं है जिससे युवराज की शादी होनी थी। वो तो इससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत लगती है। हाँ, हमने भी देखा है युवराज की होने वाली बीवी को, लेकिन अगर ये लड़की यहाँ है तो फिर वो कहाँ है। मीरा अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। उसकी शादी हो चुकी थी, उसके सामने दूल्हा खड़ा था। लोगों की बातें सभी घरवालों के कानों में पड़ रही थी। नीतीश जी ने अपना हाथ जोड़कर मेहमानों से कहा, आप लोग देख ही चुके हैं अभी अभी जो यहाँ हुआ। हम आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और साथ ही निवेदन करते हैं कि आप लोग इस वक्त यहाँ से चले जाइए। ये हमारा घर का मैटर है, तो हम घर में ही सुलझाने की कोशिश करेंगे, प्लीज़। सभी मेहमान वहाँ से बाहर चले गए। जानकी जी को बहुत तेज़ गुस्सा आया। उन्होंने आगे बढ़कर बिना कोई सवाल जवाब किए मीरा को एक झन्नाटेदार थप्पड़ से नवाज दिया। उन्होंने बहुत ही चिंतित होकर पूछा, तुम कौन हो? मेरी बेटी श्रद्धा कहाँ है? बताओ, कहाँ है वो और क्या किया है तुमने उसके साथ? सब उससे सवाल पर सवाल कर रहे थे। आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों? मीरा ने उनमें से किसी को कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि इस वक्त तो कितनी ज़्यादा खुश है। वो एकाएक कदम बढ़ाकर अनामिका जी के सामने आकर खड़ी हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा, अनामिका आंटी, मैं जानती हूँ पहले आप भी मुझे अपनी बहू और युवराज की पत्नी बनाना चाहती थी, इसीलिए मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई होगी मुझे यहाँ युवराज की बीवी बने देखकर। चाहती थी वो अलग बात है मीरा, लेकिन मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोचा ही नहीं। उसने तो सिर्फ श्रद्धा को चाहा है और मैंने भी श्रद्धा को युवराज की पसंद को अपनाया है। लेकिन आज जिस तरह से धोखे से ये शादी की है ना, उसके बाद तुम मेरी नज़रों से उतर गई हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बता दो हमें, तुमने श्रद्धा के साथ क्या किया है? सभी की नज़रें उसे गुस्से और नफरत के भाव से देख रही थी। श्रद्धा बेहोश थी, लेकिन जैसे ही उसे होश आया उसने खुद को एक अनजान सी जगह पर पाया। कमरे में हल्की रोशनी थी। उस कमरे को श्रद्धा अविश्वास भरी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि पूरे कमरे के हर हिस्से में उसकी फ़ोटो लगी हुई थी। किसी में हंसती मुस्कुराती तो किसी में शर्माती, और हर फोटो में 3 ही शब्द लिखे हुए थे, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। चारों तरफ उसने नज़र को दौड़ाया। एक बार नहीं, बार बार उसने देखने लगी। वो चिल्लाकर गरजते हुए बोली, कौन है? कौन है मुझे यहाँ लाया है? सामने आओ। मैं कहती हूँ किसने किया है? सामने आओ, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मीरा युवराज की तरफ बढ़ी। उसने बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, युवराज, मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे नाराज़ होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगी कि तुम्हारा सारा गुस्सा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम जानते हो ना कि तुम्हें किस कदर प्यार करती हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि इस तरह धोखे से शादी करना। अगर तुम प्यार से मान जाते तो मुझे ऐसा करना ही नहीं पड़ता। पर चाहे जो भी है, मैं बहुत खुश हूँ। हर्ष, नरेन, साक्षी, प्रीति, वंदना, प्रशांत, रवि, सुरभि, हर किसी ने राठौड़ मेंशन का कोना कोना छान लिया, लेकिन किसी को भी श्रद्धा का पता नहीं चला। मेरी बेटी को ढूंढो। वो कहाँ है? इस लड़की ने उसके साथ क्या किया है? जानकी जी बेतहाशा रोते हुए बोले जा रही थी। जानकी जी चुप हो जाओ, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, मनोज जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। लेकिन उनका मन भी इस वक्त जाने किन किन विचारों से जूझ रहा था। जानकी जी को उन्होंने कह तो दिया, लेकिन खुद नहीं समझ पा रहे थे। रीना जी बोली, बस करो मीरा, इस धोखे की शादी को प्यार का नाम मत दो। हमने तुम्हें युवराज के दोस्त समझकर प्यार और इज्जत दी, लेकिन तुमने क्या किया? अपनी खुशी के लिए युवराज की खुशियों का गला घोंट दिया। जानते भी हो कितना प्यार करता है वो श्रद्धा से। मीरा लगभग चीखते हुए बोली, क्या आप लोगों को ज़रा सा भी ये अंदाज़ा है कि मैं कितना प्यार करती हूँ युवराज से? 5 साल से चाहती हूँ युवराज को, और इतनी आसानी से मेरे प्यार का किसी का हक ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? बुआ, भैया, अब चीखने या चिल्लाने से क्या होगा, क्योंकि शादी तो हो चुकी है पूरे समाज के सामने। हम इसे झुठला तो नहीं सकते और इस सच से मुंह भी नहीं फेर सकते। तभी वहाँ पुलिस आ गई। मीरा ने उनके आते ही कहा, अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब जो आप आ गए।
आप देख सकते हैं कि मेरा अभी अभी शादी हुई है युवराज सिंह राठौड़ से, और मैं चाहती हूँ कि आप भी खुद इस बात को गवाह बनो ताकि ये लोग मुझे इस घर से ना निकाल पाएं। ये सब देखकर शिप्रा की आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छाने लगा। वो गिरने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसे संभाल लिया, क्योंकि अर्जुन उसके पीछे ही खड़ा था। शिप्रा संभली और आगे बढ़कर उसने मीरा के दोनों गाल पर अपने उंगलियों के निशान छोड़ दिए और उसको धक्का दे दिया, जिससे वो लड़खड़ाकर खुद को संभाल नहीं पाई और गिर पड़ी। उसे किसी ने नहीं उठाया। शिप्रा गरजते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई श्रद्धा की जगह लेने की? युवराज पर सिर्फ श्रद्धा का अधिकार है। तुमने धोखे से शादी कर तो ली, क्या सोच रही हो युवराज तुम्हारा हो जाएगा? अरे बेवकूफ़ हो तुम, महामूर्ख। मीरा उठी और व्यंग्य भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, बेवकूफ़ मैं नहीं तुम हो, जो सच को स्वीकार नहीं कर पा रही हो। युवराज को अपना बनाने का जो मेरा ख्वाब था ना, वो पूरा हो चुका है। देखो, मेरी मांग में युवराज ने खुद अपने हाथों से सिंदूर भरा है, वो अब मेरा हो चुका है। अपनी ज़बान बंद करो, बहुत बकवास कर ली हो तुमने, वरना तुम्हारा ये जो चेहरा है ना, वो देखने लायक नहीं रहेगा, समझी? वो हालत कर दूंगी कि खुद को पहचान नहीं पाओगे ज़िंदगी में कभी। मेरा दिमाग ख़राब मत करो और चुपचाप ये बता दो श्रद्धा कहाँ है। मीरा फिर से बोली, श्रद्धा वहीं होगी जहाँ उसे होना चाहिए, अपने किसी आशिक के साथ, क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे अभी सिर्फ इतना पता है कि मेरी शादी युवराज से हो गई है और अब मैं उसकी पत्नी हूँ। युवराज श्रद्धा का था, श्रद्धा का है और हमेशा सिर्फ श्रद्धा का ही रहेगा। मेन डोर से आते हुए शख्स ने कहा तो सबकी निगाहें उस तरफ चली गई। सब अवाक सा देखते रह गई। मीरा ने जब उस शख्स को देखा, उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। थोड़ी देर पहले जो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वो तो ऐसे गायब हो गई जैसे अमावस्या की रात का चांद गायब रहता है। वो मीरा के पास आकर बोला, सुनाई दिया तुम्हें? युवराज के दिल पर, उसकी धड़कन पर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का अधिकार है। मीरा लड़खड़ाती जुबान से बोली, युवराज तुम यहाँ हो तो फिर उस सहरे के पीछे कौन है? मीरा उसकी तरफ उंगली करते हुए बोली। मीरा के साथ साथ वहाँ मौजूद हर किसी को जानना था कि सहरे के पीछे जो इंसान खड़ा है वो कौन है। मीरा ने किसके साथ शादी की है, ये सवाल हर किसी के जहन में घूमने लगा। वहीं बुआ को आशंका हुई तो उन्होंने अपनी उंगलियों को फंसा लिया। मीरा ने अपनी कांपती हथेली से उसका सहरा हटाया। सहरे के पीछे के इंसान को देखकर सभी दंग रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि पवन था। मीरा ने गुस्से में पवन के ऊपर हाथ उठाना चाहा, लेकिन पवन ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया। वो भी गुस्से से उसका हाथ झटक कर बोला, अपने इन हाथों को ज़रा काबू में रखा करो, समझी? अब तुम्हारा जो मकसद है वो पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पवन से उलझो। मीरा गुस्से से फुफकारती हुई बोली, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी शादी युवराज से नहीं हुई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें युवराज की जगह पर सहरा बांध कर आने की? अगर तुम बीच में नहीं आते तो मेरी शादी युवराज से हो चुकी होती। बुआ, ए लड़की, अपनी हद में रहो। वो तो अच्छा हुआ पवन ने युवराज की जगह ले ली, वरना तुम अपनी नियत में कामयाब हो जाती। पर बेचारा पवन को तुमसे शादी करनी पड़ी। रोहन, जो अब तक चुपचाप था, मीरा के सामने जाकर अपना हाथ जोड़कर बोला, देखो, तुम्हारी चाहे जो प्रॉब्लम हो, हमें बस इतना बता दो कि श्रद्धा कहाँ है, वरना अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो याद रहे रोहन नाम है, मेरा तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। युवराज पवन की तरफ बढ़कर बोला, पवन, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ तुमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि तुम श्रद्धा से शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे भाई, वो मेरी है। तुम्हारी वजह से मैं अभी भी श्रद्धा का ही हूँ, इसलिए तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। श्रद्धा छटपटाती रही लेकिन कोई नहीं आया। बस बाहर दरवाजे के पास से एक आदमी बोला, भाभी जी, ज़्यादा शोर मत कीजिए क्योंकि भैया जी को पता चला तो वो हमारी जान ले लेंगे। कौन है तुम्हारा भैया जी? नाम बताओ उसका। एक बार नज़र आ जाए फिर बताती हूँ। आप चिंता मत कीजिए और परेशान तो बिल्कुल भी मत होइए। आपके इंतज़ार की घड़ियाँ बस जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। कुछ ही देर में भैया जी आते ही होंगे, तब तक के लिए तो बस सब्र कर लीजिए। रोहन, युवराज, हमें जल्दी से श्रद्धा को ढूंढने जाना चाहिए। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ और किस हाल में होगी। माँ सुरभि, आप लोग प्लीज़ मासी का ख्याल रखना। हम जा रहे हैं छुटकी को ढूंढने, और ज़्यादा परेशान मत होना, छुटकी हमारे साथ ही आएगी। इतना कहकर रवि, युवराज, रोहन, अर्जुन, हर्ष सब श्रद्धा को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़े थे। अर्जुन गाड़ी ड्राइव कर रहा था क्योंकि इस वक्त युवराज की हालत नहीं थी कि वो गाड़ी चला सके। वो सीट पर टिककर आंखें बंद किए हुए था। इस वक्त उसको बहुत ही घुटन महसूस हो रही थी। वो मन में बोला, कहाँ हो तुम श्रद्धा? क्यों मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है? बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं मन में। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अर्जुन, युवराज,
युवराज ने बिना आंखें खोले ही होले से कहा। युवराज, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तेरे अंदर क्या बीत रही होगी, लेकिन तू ज़्यादा स्ट्रेस मत ले, वो जल्दी ही मिल जाएगी यार। हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। रोहन भी उसी गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था। वो युवराज के कंधे पर हाथ रखकर बोला, हाँ युवराज, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, श्रद्धा हमें ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि उसे कुछ हुआ ना तो मैं उस मीरा को कतई नहीं माफ़ करूँगा। अर्जुन, रिलैक्स रोहन। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों के कोर से 2 बूंदें उसके हाथ पर टपक पड़ी। सारा दिन भटकते रहे, शहर की हर गली हर तरफ ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। दोपहर से शाम हो गई। जानकी जी रो रो कर तबीयत खराब होने लगी। उनकी बहन सुनीता जी उनके पास बैठकर बोली, दीदी कृपया करके अब ज़्यादा परेशान मत होइए, देखिए रो रो कर क्या हालत कर ली है अपनी, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी ऐसे। शिप्रा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो बैठी एकटक ज़मीन को घूरे जा रही थी। तभी अचानक से उठी और मीरा के पास जाकर उसके बालों को कसकर पकड़कर उसकी आंखों में देखकर बोली, चुपचाप बता दे कहाँ है श्रद्धा, वरना मैं अभी के अभी तुम्हारी जान ले लूँगी। मीरा ने उसके हाथ से बाल को छुड़ाकर झटक दिया। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, जितना पता था बता तो दिया। जब मैं उसके कमरे में पहुंची तब वो नहीं थी अंदर। रोहन, हमने हर तरफ ढूंढा लेकिन वो नहीं मिल रही। आई थिंक हमें फिर से ढूंढना चाहिए, लेकिन हम अलग अलग होकर ढूंढेंगे। और हाँ, जिसे भी कुछ पता चले तो तुरंत खबर करोगे। तीनों अलग अलग दिशा में चले गए। श्रद्धा को बहुत छटपटाहट हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं ठहर रहे थे। वो तो इस वक्त अपने युवराज के पास होनी चाहिए थी, लेकिन सब अधूरा रह गया। उसके मन में ना जाने कितने ऐसे सवाल घूम रहे थे। वो पूछना चाहती थी, लेकिन पूछ भी तो किससे? कौन जवाब देता उसके सवालों के? वो मन में बोली, क्या युवराज ने सच में शादी कर ली? क्या उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उनके बगल में जो लड़की बैठी है वो मैं नहीं कोई और है? क्या वो मेरी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाए? मेरा उनके पास होना ना होने का असर नहीं हुआ होगा, लेकिन इस वीडियो में तो साफ दिख रहा था जब वो फेरे ले रहे थे उन्होंने किसी दूसरी लड़की की मांग सजाई है। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही एक परछाई नजर आई जो उसके पास ही आ रही थी। वो परछाई के साथ ही कोई आदमी भी अंदर आया। उसके हाथ में प्लेट थी जिसमें खाना था। वो उसके पास बैठा तो वो बोली, कौन हो तुम और तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? चाहते क्या हो? तुम्हें पता भी है आज मेरे युवराज के साथ शादी थी, लेकिन उससे पहले ही तुम मुझे। वो उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, यही तो मैं चाहता था, तुम्हारी शादी रोकना। और देखो मैं सफल भी हो गया। युवराज से तुम्हारी शादी नहीं होने दी। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बनो, तुम्हारी शादी मुझसे हो, क्योंकि तुमने देखा ना, युवराज ने किसी और का हाथ थाम लिया। अगर वो तुमसे प्यार करता तो क्या उसे ये पता नहीं चला कि उसके बगल में तुम नहीं कोई और है? लेकिन तुम हो कौन? मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। श्रद्धा ने उसके चेहरे से मास्क हटाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसने बीच में ही उसका हाथ रोक लिया। इतनी भी बेसब्री मत हो मेरा चेहरा देखने के लिए, बस शादी के लिए मान जाओ। कुछ देर में तीनों उसी गलियारे पर मिले। सभी के चेहरे उदास थे। किसी को भी श्रद्धा का कुछ पता नहीं चल पाया। घर में भी अब पुलिस को खबर करती थी। 1 दिन बीत चुका था, 2 दिन बीत गए, लेकिन श्रद्धा का कोई पता नहीं चल पाया था। तीसरे दिन श्रद्धा बाहर पहरेदारी कर रहे आदमी से पानी मांगने लगी। उसका गला सूख रहा था। वो आदमी पानी लेकर अंदर आया तो देखा श्रद्धा बेहोश पड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो कुछ समझ पाता, उस कमरे में पड़ी बोतल से श्रद्धा ने उसके सर पर वार कर दिया। उस आदमी के सर से खून बहने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। उसे वहीं छोड़कर अगले ही पल श्रद्धा वहां से भाग निकली, लेकिन घरवाले उसकी तलाश अभी भी कर रहे थे। शाम को फिर से सब उदास होकर लौटे। वो लोग जस्ट बैठे ही थे कि तभी लैंडलाइन पर फ़ोन आया। युवराज ने जाकर जल्दी से फ़ोन रिसीव किया, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ की बातें सुनी, फ़ोन हाथ से छूट गया। वो बेसुध सा गिर पड़ा। उसकी आंखों में जमा हुआ पानी आज झरने की तरह फूट पड़ा था। वो जोर से चीखा, श्रद्धा! युवराज, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? विशाल जी की आवाज़ सुनकर जैसे ही वो होश में आया, उसके मन में ना जाने कितने सारे बुरे ख्याल आ रहे थे। अभी भी वो खुद को कोस रहा था। तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक तुम्हारा पता नहीं लगा पाया हूँ। तुम्हारी आवाज़ को मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे खुद के ऊपर। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, किससे पूछूं, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें श्रद्धा? तभी लैंडलाइन पर फ़ोन आया। प्रशांत ने फ़ोन रिसीव करके कहा, हाँ इंस्पेक्टर साहब, बताइए कुछ पता चला या नहीं? इंस्पेक्टर की बात सुनकर प्रशांत के चेहरे पर परेशानी छा गई। नीतीश जी ने उसके चेहरे के भाव देखकर पूछा, क्या बात है प्रशांत? क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? बड़े पापा वो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ लाश मिली है, दुल्हन के लिबास में भी है, तो वो चाहते हैं कि हम देखकर तसल्ली कर लें। युवराज चिल्लाया, भैया
वो लोग कोई और होंगे, लेकिन उनमें मेरी श्रद्धा नहीं हो सकती। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, उसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, युवराज शांत हो जा, वो श्रद्धा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तेरी श्रद्धा तुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती। युवराज उठा और वहां से बाहर की तरफ भाग निकला। अपनी गाड़ी में बैठकर वो बहुत ही फुल स्पीड में गाड़ी को दौड़ाने लगा। रास्ते में ज्यादा गाड़ियां नहीं चल रही थी, शायद इसीलिए ही लोग उस रास्ते पर काफी रफ्तार से ड्राइव करते थे। तभी युवराज ने देखा एक लड़की शादी के जोड़े में भागती हुई आ रही थी। युवराज ने बहुत तेजी से ब्रेक मारा और उस लड़की की तरफ दौड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा थी। दोनों बहुत ही खुश हुए। दोनों के बीच सिर्फ 20 से 25 कदम का फासला रह गया था। दोनों एक दूसरे को खुद में भर लेना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि दोनों एक दूसरे से मिलते, श्रद्धा के पीछे से आ रही गाड़ी ने उसे तेज टक्कर मारी, जिससे श्रद्धा का शरीर उछलकर हवा में उड़ने लगा। गाड़ी की टक्कर से उस सड़क पर खून बिखर गया और श्रद्धा सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी, जहाँ गहरी खाई थी। उसके नीचे स्वर्ण नदी बहती थी। युवराज के पैर वहीं जम गए। उसकी आंखों में जो खुशी झलक रही थी, वो मात्र पल भर के लिए थी। उस 2 पल की खुशी के बाद युवराज की जिंदगी में ना जाने कितने गम लिखे हैं, ये तो सिर्फ भगवान को ही पता है। युवराज जोर से चिल्लाया, श्रद्धा! तब तक 2-3 गाड़ियां वहां रुक चुकी थी। श्रद्धा की चुनरी वहीं गिर गई थी। युवराज ने उसे उठाया और उस खाई की तरफ दौड़ते हुए गया। श्रद्धा, श्रद्धा, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें बचा लूंगा। वो कूदने ही वाला था कि इतने में 2-3 आदमियों ने उसे पकड़कर सड़क की तरफ खींचा। अरे क्या कर रहे हो, तुम भी खाई में गिर जाओगे, और यहाँ से गिरने के बाद लोगों की हड्डियां तक नहीं मिलती, शरीर का तो नामुमकिन ही है। छोड़ो मुझे, मेरी श्रद्धा नीचे गिर गई है, छोड़ो, मुझे उसे बचाना है। युवराज चीखने चिल्लाने लगा। उसका दिमाग इस वक्त उसके साथ नहीं था। युवराज को ढूंढते हुए अर्जुन वहां पहुंचा। उसने युवराज की हालत देखी तो वो उसकी तरफ दौड़ पड़ा। वहां मौजूद लोगों ने घटना के बारे में बताया तो उसकी आंखों से भी आंसू टपकने लगे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी? कैसे संभालूं मैं अपने दोस्त को? क्या जवाब दूंगा उसकी सहेली को? और कैसे बताऊंगा उसकी माँ को? भगवान, कैसे? पुलिस को सूचित कर दिया गया तो पुलिस की टीम तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची। वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करने के बाद वो लोग उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए खाई में जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक खाई थी। उसमें नीचे जाने के लिए बहुत सारी समस्याएं थी। शाम होने लगी थी, लेकिन पुलिस टीम को नीचे कुछ नहीं मिला। अर्जुन ने युवराज को देखा तो वो बिल्कुल टूटा हुआ था। उसके दिमाग में एक्सीडेंट समय का दृश्य बैठ गया था। देखिए, हम छानबीन कर रहे हैं, जैसे हमें उनके बारे में पता चलता है हम आपको सूचित कर देंगे। अभी आप लोग इन्हें घर ले जाइए प्लीज। युवराज की हालत देखकर इंस्पेक्टर ने कहा। युवराज, घर चल, अर्जुन ने कहा, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस ही नहीं हुआ। वो श्रद्धा की चुनरी को सीने से लगाए हुए था, जैसे वही श्रद्धा हो और वो कभी भी उसे खुद से दूर नहीं करेगा। श्रद्धा मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, है ना अर्जुन? वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अर्जुन की आंखें डबडबा गई। उसने युवराज को गले लगाकर कहा, हाँ युवराज, श्रद्धा तुझसे बहुत प्यार करती है, वो कहीं नहीं जाएगी तुझे छोड़कर, हम जाने ही नहीं देंगे उसे। अर्जुन युवराज की ऐसी हालत देख नहीं पा रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, सर, खाई बहुत गहरी है, तो यहाँ से गिरने के बाद शायद हमें उसकी। अर्जुन बात काट कर बोला, इंस्पेक्टर, पहले आप अपना काम कीजिए, पहले ही आपको अंदाज़ा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन किसी तरह युवराज को घर ले गया। वो दोनों घर पहुंचे। अर्जुन ने खुद की सीट बेल्ट खोली और गाड़ी से उतरकर युवराज की तरफ का दरवाज़ा खोला। युवराज उतरा और उस चुनरी को खुद के सीने से लगाए ही घर के अंदर आने लगा। घर के लोगों ने जब युवराज को इस हालत में देखा तो सभी को घबराहट होने लगी। अनामिका जी आगे बढ़कर बोली, युवराज, युवराज, ये चुनरी तो तुम्हें श्रद्धा मिल गई। अर्जुन, अर्जुन, कहाँ है श्रद्धा? युवराज ने अनामिका जी को कोई जवाब नहीं दिया, बस खुद से ही बोले जा रहा था, मेरी श्रद्धा मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, नहीं रह पाएगी मेरे बिना। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। युवराज ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहा है? नीतीश जी ने जब अर्जुन की तरफ निगाह की तो अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने को हुए। उसने खुद को संभालते हुए कहा, अंकल, श्रद्धा का एक्सीडेंट हो गया है, वो खाई में गिर गई। अर्जुन की बात सुनने के बाद जैसे सबकी सांसें ही रुक गई हों। अनामिका जी सोफे पर धड़ाम से बैठ गई तो वहीं रीना जी गिरते गिरते बची। विशाल जी, अर्जुन, ये तुम क्या बोल रहे हो?
अंकल, ये सब युवराज ने अपनी आंखों से देखा है और इसीलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही ये घटना हुई। पुलिस की टीम पहुँच चुकी है वहाँ पर। युवराज भी कूदने ही वाला था, लेकिन वहाँ मौजूद 2-3 लोगों ने उसे पकड़ लिया। युवराज, मेरी श्रद्धा मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकती। वो आ रही है मेरे पास, अपने युवराज के पास। युवराज को तो जैसे कुछ होश ही नहीं रहा था। उसकी चुनरी को सीने से लगाए बार बार एक ही बात दोहराया जा रहा था। रात भर पुलिस की टीम लगी रही, लेकिन बॉडी मिली ही नहीं। सभी परेशान हो चुके थे। युवराज सोफे पर बैठे बैठे ही वहीं पर बेहोश हो गया था। सबको उसकी चिंता सताने लगी। सुबह जब उसे होश आया तो वो उसी तरह उस चुनरी को सीने से लगाकर पकड़े हुए था। अनामिका जी उसके सहराने बैठी हुई थी। युवराज उठकर जाने को हुआ तो अनामिका जी ने उसे टोका। युवराज, कहाँ जा रहे हो? माँ, श्रद्धा को लेने। वो वहाँ रास्ते पर मेरा इंतज़ार कर रही है माँ। वो दौड़कर मेरे पास आ रही थी कि अचानक वो बोलते बोलते रुक गया। आगे अनामिका जी बोली, अचानक उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी है ना, और वो खाई में जा गिरी। युवराज एकदम शांत हो गया। उसकी आंखों के आगे वो मंजर घूमने लगा। वो उठा और कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, माँ, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ। अनामिका जी पीछे से युवराज युवराज कहते रह गई, लेकिन युवराज बाहर निकल गया। आज वहाँ की घटना को न्यूज़ चैनलों में दिखाया जा रहा था, लेकिन बिना तस्वीर के और ये भी बताया जा रहा था कि जो खाई में गिरी है उसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। उधर जानकी जी के परिवार में जब ये न्यूज़ चली तो एक बार के लिए सबका दिल थम सा गया। जानकी जी, ये न्यूज़ में भी क्या क्या चलता रहता है? ऐसे खबरों को देखकर ना जाने मन क्यों अलग दिशा में सोचने लग जाता है। सुनीता जी, दीदी, आप ऐसे विचारों को दिमाग में मत लाइए। हमारी श्रद्धा के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। हर्ष तुरंत उठकर बाहर चला गया। अर्जुन ने शिप्रा को उसके घर के बाहर बुलाया। शिप्रा बाहर आते हुए बोली, क्या हुआ अर्जुन, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया है? श्रद्धा के बारे में कुछ पता चला क्या? बताओ ना, तुम चुप क्यों खड़े हो? अर्जुन, बोलो कुछ। श्रद्धा मिल गई ना? अर्जुन, हाँ, मतलब नहीं। शिप्रा, हाँ नहीं? अरे मुझे उलझाओ मत। हाँ या नहीं? कहाँ है वो? तुमने टीवी पर न्यूज़ देखी? कल जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक लड़की खाई में जा गिरी? हाँ, लेकिन उससे इसका क्या कनेक्शन है? शिप्रा, पहले वादा करो कि जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊंगा उसके बाद तुम खुद को संभाल लोगी, टूटोगी नहीं। अर्जुन, बातों में ये उलझाओ मत। पहले से ही परेशान हूँ, तुम और परेशान मत करो प्लीज़। मेरा दिल घबरा रहा है। एक अजीब सा डर है और तुम अपनी बातों से और डरा रहे हो। अर्जुन ने उसकी बाहों को मजबूती से पकड़कर कहा, शिप्रा, मैं तुम्हें कोई डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि ये बता रहा हूँ कि तुम्हारा डर सही है। जिसका एक्सीडेंट हुआ और जो खाई में गिरी वो श्रद्धा ही थी। रीना जी चिंतित होकर बोली, पता नहीं इस घर की खुशियों को किसकी नज़र लग गई है। अनामिका जी, बार बार उस बच्चे के ऊपर मुसीबत पड़ती रहती है और भगवान ने श्रद्धा और युवराज की किस्मत को एक दूसरे से जोड़ दिया है। चोट एक को लगती है, तकलीफ दोनों को होती है। एक को कुछ हो तो उसका असर दोनों पर पड़ता है। प्रीति ने नानी जी से कहा, नानी जी, आप खाना खा लीजिए प्लीज़। नानी जी नाराज़गी से बोली, प्रीति बहू, मुझे नहीं खाना है। जब पूरा परिवार परेशान है तो मेरे गले से क्या एक भी निवाला उतरेगा? लेकिन आपकी तबीयत खराब है नानी जी, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है बस। प्रीति ने अनामिका जी की तरफ देखा। अनामिका जी बोली, अम्मा, एक तो पहले से ही सब टेंशन में हैं, ऊपर से आप यूँ जिद करने पर तुली हुई हैं। आपको दवाई लेनी है, प्लीज़ जाइए खाना खा लीजिए। नानी जी को आखिर खाना ही पड़ा, क्योंकि सभी बोल रहे थे। ऊपर से पहले से ही सब भी चिंतित थे। विशाल, क्या क्या सोचा था और क्या से क्या हो रहा है? भगवान भी ना जाने ऐसे क्यों खेल खेल रहे हैं, क्यों इतना दर्द और तकलीफ दे रहे हैं। पवन ने ज़ोर से दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे मीरा ने उसकी ओर पलटकर कहा, ये क्या बदतमीज़ी है पवन, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे मेरी खुशी नहीं मिली। हो रियली? और तुम्हारे उस घटिया दिमाग की वजह से मुझे मेरा युवराज नहीं मिला, उसका क्या? जिसे चाहती हूँ वो तो मिली नहीं, और जिसे देखना ना चाहूँ उसके साथ शादी हो गई। तो मैं कौन सा तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ, और मैंने तुम्हें रोका नहीं है। तुम खुद यहीं हो, रुकी हो यहाँ पर, वो भी मेरे कमरे में। इसीलिए आज के बाद मुझसे तमीज़ से पेश आना, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो क्या करूँगा ये तुम कभी सोच भी नहीं पाओगी, समझी? इतना कहकर वो दोबारा दरवाजे को उतनी ही ज़ोर से बंद करके बाहर निकल गया। मीरा मन में फुफकारते हुए बोली, बड़ा आया मुझे तमीज़ में रहने के लिए बोलने वाला। खुद को कभी देखा है आईने में? तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा ज़िंदगी में मुझसे उलझने से पहले 10 बार ज़रूर सोचोगे। शिप्रा ने अर्जुन को ज़ोर से धक्का दे दिया, जिससे अर्जुन पीछे अपनी गाड़ी से जा
लगा। अर्जुन, मजाक मजाक के टाइम पर अच्छा लगता है, और ये तुमने अभी क्या कहा कि श्रद्धा खाई में गिर गई है? तो फिर पुलिस ने अभी तक उसे ढूंढा क्यों नहीं? कहाँ चली गई वो? आइंदा मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक बिल्कुल भी मत करना, हाँ। और श्रद्धा के बारे में इस तरह की बातें तुम बोल भी कैसे सकती हो? शिप्रा अर्जुन की तरफ उंगली करके बोली। वो रो रही थी। अर्जुन ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगते ही शिप्रा सिसकने लगी। नहीं अर्जुन, वो मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती है? उसने मुझसे वादा किया है कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अर्जुन ने उसे समझाकर बनाकर किसी तरह से चुप कराया। शिप्रा, तुम ऐसे कमज़ोर मत पड़ो। अभी तो तुम्हें पता चला है ही, लेकिन ये बात तुम ही श्रद्धा के सभी परिवार के सदस्यों को बताओगी। तुम्हें इस परिवार को टूटने से संभालना होगा। अगले दिन जानकी जी और उनके परिवार को श्रद्धा के बारे में सच पता चला। इंस्पेक्टर ने कहा, जिस दिन ये घटना घटी, हम तभी से उन्हें नीचे जंगल में ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कुछ पता नहीं चल पाया। सर, नीचे जंगल बहुत ही घना है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की उसे ढूंढने की, पर वो नहीं मिली। लगता है जंगली जानवरों ने खा। युवराज भी उस जगह वहाँ मौजूद था। उसने इंस्पेक्टर की बात पूरी होने से पहले ही गुस्से से चिल्ला कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, इससे आगे प्लीज़ आप कुछ भी अंदाज़ा लगाइए, मत बोलिए, क्योंकि मेरा दिल कहता है उसे कुछ नहीं हुआ। खबरदार जो आपने दोबारा वैसी बात कही, कुछ नहीं हुआ है उसे। युवराज बड़बड़ाते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगा। इंस्पेक्टर ने एक नज़र सीढ़ियों के ऊपर की तरफ जा रहे युवराज पर डाली, फिर सामने देखकर कहा, देखिए राठौड़ साहब, हम समझ सकते हैं इस वक्त आपके बेटे की मनोस्थिति, लेकिन हम बाकियों को तो छोटी उम्मीद देकर अंधेरे में नहीं देख सकते ना। नीतीश जी, इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? कृपया साफ साफ बताइए, क्या मतलब है आपका? इंस्पेक्टर, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि खाई बहुत गहरी है और नीचे एक नदी भी है। क्या पता वो नदी में गिरी हों और बहकर दूर चली गई हों, या हो सकता है जंगली जानवरों के द्वारा, क्योंकि नीचे जंगल बहुत ज़्यादा घना है। आई होप सर आप मेरी बात समझ रहे होंगे। विशाल जी ने एक गहरी सांस ली और उन्हें एक नज़र युवराज के कमरे पर डाली, फिर इंस्पेक्टर से कहा, हम समझ रहे हैं इंस्पेक्टर, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप आसपास के गांव, जंगलों का चप्पा चप्पा छान मारें। इतना कहकर पुलिस वहां से चली गई। शिप्रा घर में कभी इधर तो कभी उधर टहल रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। सुजीत जी कब से उसे इस तरह देख रहे थे। आखिर में उन्होंने कहा, बेटा, मैं समझ सकता हूँ, आखिर वो तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली थी। तुम्हारी हालत, तुम पर इस वक्त अपनी सहेली को खोने का जो दर्द है, समझ सकता हूँ क्या बीत रही होगी। लेकिन बेटा, हम होने को कैसे टाल सकते हैं? और इस तरह से अगर तुम खुद को दोषी ठहराओगी तो क्या श्रद्धा वापस आ जाएगी? इसीलिए बेटा, संभालो खुद को। कैसे खुद को दोष ना दूँ पापा? कैसे संभालूँ मैं खुद को? अगर मैं उस दिन श्रद्धा को छोड़कर बाहर नहीं निकली होती तो शायद ऐसा कुछ ना होता। शिप्रा बैठते हुए बोली। युवराज खिड़की के पास उस चुनरी को सीने से लगाए बोल रहा था, कहाँ हो श्रद्धा तुम? मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। अर्जुन ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। युवराज उसकी तरफ बिना मुड़े ही बोला, तू मेरी इतनी फिक्र मत कर मेरे भाई। कैसे ना करूं यार, दोस्त नहीं भाई हैं हम। तेरी फिक्र ना करूं तो किसकी करूं? अर्जुन, शादी के दिन क्या हुआ था? श्रद्धा अचानक से कैसे? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा युवराज। मैं 2 मिनट के लिए बाहर क्या निकला, तेरी जगह वो पवन आ गया, और उधर श्रद्धा भी कैसे? मतलब तू कहाँ चला गया था? युवराज शादी वाले दिन को याद करने लगा। फ्लैशबैक। वो दुल्हा बनकर तैयार था और बार बार आईने के सामने खुद को देख रहा था। उसके मन में तितलियां उड़ने लगी थी, ये सोचकर कि आज श्रद्धा हमेशा के लिए युवराज की होगी। वो ना जाने क्या क्या सपने बुनने लगा था। आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ श्रद्धा, और मेरी ये खुशी तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में आने की है। फाइनली वो दिन आ ही गया जब तुम पूरी तरह से मेरी बन जाओगी। हम दोनों के बीच कोई नहीं आ पाएगा। तभी बेड पर पड़ा उसका फ़ोन बजा। उसने शेरवानी की कॉलर को ठीक किया। 2 कदम बेड की तरफ बढ़कर उसने फ़ोन देखा तो श्रद्धा का कॉल था, लेकिन रिसीव करने से पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुका था। युवराज ने सोचा, श्रद्धा इस वक्त क्यों कॉल कर रही है? वो मुस्कुराकर सोचने लगा, शायद मिस कर रही होगी। उसने तुरंत उसे फ़ोन करना चाहा, लेकिन उससे पहले उसके फ़ोन पर बीप हुई। एक मैसेज डिलीवर हुआ था। उसने जैसे ही मैसेज पढ़ा, दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर निकला। जिस रूम में श्रद्धा थी वहाँ पहुँचा तो श्रद्धा नहीं थी। अर्जुन ने पूछा, उसके बाद तू कहाँ गया? क्योंकि श्रद्धा तो कमरे में ही नहीं थी। युवराज ने कहा, उसके बाद मैं घर के पीछे की तरफ भागा, क्योंकि मुहूर्त में ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। मैसेज में भी वहीं का जिक्र था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो श्रद्धा वहाँ भी नहीं थी। अरे, क्या पता वो कमरे में ही वॉशरूम में होगी। तूने आवाज़ नहीं दी उसे? अर्जुन ने अंदाज़ा लगाकर कहा।
युवराज ने कहा। जब मैंने श्रद्धा को पीछे गार्डन में नहीं पाया तब मेरे दिमाग में भी कुछ यही ख्याल आया और मैं वापस लौटने लगा, लेकिन मैं पीछे वाले स्टोर रूम को पार कर पाता किसी ने मेरे सर पर डंडा मारा और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को स्टोर रूम के अंदर पाया। जब तक मैं मंडप तक पहुंचता तब तक तो शादी हो चुकी थी। मेरी तो सांसें रुक गई थी एक पल के लिए कि श्रद्धा की शादी किसी और के साथ, क्योंकि दुल्हा भी बगल में खड़ा था। मेरे दिल में दर्द सा उठा, लेकिन फिर दुल्हन के रूप में मीरा को देखकर हैरान रह गया। लेकिन लेकिन मुझे नहीं पता था यार ऐसा कुछ होगा। युवराज अर्जुन के गले लगकर बोला। अर्जुन से अलग होने के बाद युवराज ने कहा, लेकिन जिसने भी श्रद्धा के साथ ऐसा किया, जिसकी वजह से श्रद्धा मुझसे दूर हुई, कसम महाकाल की उस पर जरा सा भी रहम नहीं करूंगा। बोलते हुए मानो युवराज की आंखों में शोले दहकने लगे। शिप्रा अपनी स्कूटी लेकर श्रद्धा के घर पहुंची। हर्ष ने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर चली आई। इस वक्त उसे देखकर कोई मुस्कुराहट तो नहीं बिखरी, लेकिन हाँ, जानकी जी उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी। शिप्रा बेटा, श्रद्धा मिली, कैसी है मेरी बेटी? शिप्रा ने अपनी गर्दन ना में हिलाई। नहीं आंटी, सुरभि ज़रा चाय बनाकर लाना, जानकी जी ने कहा। सुरभि किचन की तरफ बढ़ने को हुई तो शिप्रा जाकर जानकी जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। जानकी जी उसके बालों पर हाथ फेर कर बोली, अरे बेटा क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, रोते नहीं। हम बस इतना उस श्रद्धा की वजह से रो रही हैं ना। एक बार वो मिल जाए और वापस घर आ जाने दो। हम सब मिलकर उसे खूब डांटेंगे, खूब रुलाएंगे उसे, एक आंसू का हिसाब लेंगे उससे। फिर भी शिप्रा का रोना बंद नहीं हुआ। वो अभी भी रोए जा रही थी कि तभी बाहर से मनोज जी आए और रवि आए। सुरभि ने उन्हें पानी दिया, लेकिन उन्होंने पानी को साइड में रखा। जानकी जी उन दोनों को देखने लगी। दोनों ने अपनी नजरें झुका ली। जानकी जी ने शक भरी नजरों से उसे देखकर पूछा, आप लोग ठीक तो हैं? दोनों का चेहरा ऐसे लटका हुआ क्यों है? बताइए मुझे क्या हुआ, मुझे डर सता रहा है। श्रद्धा के पापा बताइए ना क्या हुआ, कुछ पता चला क्या श्रद्धा का? वो ठीक तो है ना? मनोज जी ने अपना चश्मा उतारा और अपने आंसू साफ करके कहा, जानकी जी, हमारी श्रद्धा, हमारी श्रद्धा क्या? श्रद्धा के पापा आप बोलते क्यों नहीं? हमारी श्रद्धा को क्या? हमारी श्रद्धा नहीं मिली जानकी जी। और वो युवराज के घर से फ़ोन आया था। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि खाई में जो लड़की गिरी वो हमारी श्रद्धा थी। खाई में गिरने की वजह से उसकी कोई खबर नहीं मिली। उनको शक है कि वहाँ के जंगली जानवरों ने उसका शिकार कर लिया। नहीं, श्रद्धा के पापा, हमारी श्रद्धा की किस्मत इतनी ख़राब नहीं है। हमारी श्रद्धा के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं ना? कहिए ना कि अभी आपने जो कहा, कुछ भी कहा, वो सब झूठ है। जानकी जी, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो अपनी बेटी के बारे में ऐसा मजाक करूँगा। इस तरह का झूठ बोलने के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बोलते बोलते ही जानकी जी की सांसें फूलने लगी और वो बेहोश हो गई। मनोज जी ने उन्हें संभाला। रवि, जल्दी से गाड़ी निकालो। जी मौसा जी, कहकर रवि बाहर दौड़ा। उसने जल्दी से गाड़ी निकाली और कुछ ही देर में सभी हॉस्पिटल पहुंच गए। क्या मैं अंदर आ जाऊं देवर जी? दरवाजे पर खड़ी प्रीति अर्जुन युवराज के प्लेट में खाना लेकर आई थी। युवराज ने फिर से खिड़की के बाहर की तरफ देखकर कहा, भाभी, आपको कब से मेरे कमरे में आने के लिए इजाज़त मांगने की ज़रूरत पड़ने लगी? प्लीज़ आइए ना। नहीं, वो आप और अर्जुन बात कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा पूछ लूँ। कहीं आप लोग कोई ज़रूरी बात कर रहे होंगे तो मैं खाना लेकर आई हूँ। युवराज गुनगुनाया। भाभी प्लीज़, मुझे भूख नहीं लगी है तो खाना कैसे खाऊंगा? अब अगर ज़बरदस्ती खा भी लिया तो हज़म नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, देख युवराज, तूने हादसे वाले दिन से ठीक से खाना ही नहीं खाया है। भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? तेरा दिल कहता है ना कि श्रद्धा जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है, तो फिर अगर तू खुद भी बीमार पड़ गया तो उसे ढूंढेगा कैसे? प्लीज़ खा ले। अर्जुन, भाभी प्लीज़, आप लोग ज़िद मत करो। सच में मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, युवराज ने कहा तो प्रीति खाना युवराज के आगे करते हुए बोली, युवराज, आपको श्रद्धा की कसम। उसने प्रीति के हाथों से प्लेट ले ली और बेड पर आकर चुपचाप खाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो खाना नहीं खा रहा था, बस ज़बरदस्ती मुंह में रखकर चबा और निगल रहा था। खाते खाते उसको हिचकी आनी शुरू हो गई। पानी देने के लिए अर्जुन और प्रीति ने जग में देखा तो जग पूरी तरह से खाली था। प्रीति जल्दी से जग लेकर नीचे जाने को हुई। अर्जुन युवराज के पेट सहलाने लगा। तभी किसी ने युवराज के मुंह के पास पानी का ग्लास बढ़ाया। उसने उस ग्लास पकड़े हाथ की तरफ देखा, वहाँ जहाँ अनामिका जी बैठी हुई थी। वो जल्दी से ग्लास का सारा पानी पी गया, लेकिन तुरंत ही सर नीचे कर लिया। अनामिका जी ने अपनी दोनों हथेलियों के बीच युवराज के चेहरे को पकड़कर ऊपर उठाया। उसकी आंखों आंसू से भीगी हुई थी। उसने अपना सर अनामिका जी के कंधों पर रख लिया। माँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, बहुत प्यार करता हूँ उससे।
माँ, आप कहो ना वो वापस आ जाए। अनामिका जी ने बड़े प्यार से युवराज के सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, नहीं मेरे बच्चे, रोते नहीं। ऐसे रोगे तो हमारा क्या होगा? तू तो जानता है ना, इस घर की जान है तू। हम सब भी तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों प्रीति बहू, बताओ अपने देवर को। हाँ, हम सब बहुत प्यार करते हैं आपसे। प्लीज़ आप संभालिए खुद को। जानकी जी को होश आया। डॉक्टर ने उनके चेकअप करके पेपर में कुछ दवाइयाँ लिखकर थमाते हुए कहा, देखिए टेंशन की कोई बात नहीं है, बस ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। इन्होंने कुछ दिनों से खाना ठीक से नहीं खाया है, उसका भी कारण है। इसीलिए आप लोग इन्हें घर लेकर जाकर पहले खाना खिलाइए, फिर मैंने जो दवाइयाँ लिख कर दी हैं उन्हें खिलाइए। थैंक यू डॉक्टर, रवि ने कहा। मनोज जी ने उस पर्ची को हर्ष को देकर कहा, तू ये दवाई लेकर सीधे घर पहुंच जाना, हम तुम्हारी माँ को लेकर नीचे जा रहे हैं। जी पापा, कहकर हर्ष पर्ची को जेब में रखकर हॉस्पिटल के बाहर निकला। मनोज जी और रवि जानकी जी को लेकर घर चले आए। साथ में शिप्रा भी थी। जैसे ही वो लोग घर के अंदर घुसे, सुनीता जी आकर एक तरफ से जानकी जी को सहारा देने लगी। जानकी जी को देखकर ही लग रहा था कि इन्होंने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया होगा। उन दिनों खाना दोनों परिवार वालों में से किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। इतनी टेंशन जो थी। युवराज ने कहा, माँ मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप सब मेरे लिए इतना परेशान मत होइए। परेशान कैसे ना हो युवराज, तुम बेटे हो मेरे। एक माँ का तो कर्तव्य है वो अपने बच्चों की चिंता करे, और तुम कहते हो कि हम तुम्हारी फिक्र ना करें। अगर हम कहें कि भूल जाओ श्रद्धा को तब। माँ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। युवराज ने कहा तो अनामिका जी बोली, मेरे कहने का मतलब भी वो नहीं था युवराज। मैं जानती हूँ श्रद्धा को भूलना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। इनफैक्ट हम सबके लिए उसे भूल पाना मुश्किल है। थोड़ी देर बाद अनामिका जी और प्रीति जी कमरे से चले गए। युवराज ने खड़े होकर कहा, हर एक चीज़ में वो नज़र आती है मेरे भाई। ये दिन जाने किस तरह काट रहा हूँ। आगे कैसे जीऊँगा उसके बिना। एक पल कांटों की तरह चुभता है। उसने अर्जुन की तरफ देखकर खिड़की के पास आकर कहा, 2 पल के लिए ऐसा लगा था जैसे मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में श्रद्धा के आने के बाद मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। मुझे लगा मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ, लेकिन पता नहीं था कि मेरी किस्मत मेरे साथ ही धोखा करेगी। ये ज़िंदगी भी बड़ी बेईमान है, जो खुशी के सपने दिखाकर गमों की गहरी खाई में धकेल दिया। खुद ही जीने का लालच देकर जीने की वजह को ही दूर कर दिया। आंखों के सामने झरना दिखाकर आंखों पर ही पर्दा डाल दिया। जब जोरों से प्यास लगी तो लाकर रेगिस्तान में खड़ा कर दिया। 3 साल बाद 2 लड़के गार्डन में सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे थे। तभी उनके सामने से एक लड़की गुजरी, जिसे देखकर एक बोला, यार देखना कितनी खूबसूरत लड़की है, देख देख, पलट कर देख रही है तुझे। दूसरे ने उसके सर पर हल्का सा मारते हुए कहा, अबे सुधर जा, वरना अगर तेरी घरवालों को पता चला ना तो तेरा हलवा बनाकर रख देगी। उसे पता चलेगा तब ना, बताएगा कौन। तभी उस दूसरे वाले ने अपना फ़ोन हाथ में लेकर कॉल लगाया। हेलो, हाँ इससे पहले वो कुछ और कहता, जल्दी से उसके हाथ से फ़ोन छीन कर बोला, यार युवराज, ये क्या कर रहा है? पिटवाएगा क्या तू? मेरा भाई होकर हमेशा उसकी साइड क्यों लेता है? क्या तुझे अपने भाई पर ज़रा सा भी रहम नहीं आता? युवराज ने पानी की बोतल उठाते हुए कहा, अर्जुन, वो कितना खुश विश्वास करती है तुझ पर, तेरी बीवी है, और तू उसके यहाँ ना होने का फ़ायदा उठा रहा है। तो मैं बता दूं तुम्हारे साथ? अरे ऐसा नहीं है भाई, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। अभी तो मैं बस तुम्हारा ध्यान खींच रहा था। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तू पहले से ज़्यादा हैंडसम क्यों लगता है, जबकि तूने बियर्ड रख ली है, बालों को भी हल्का बढ़ा लिया है। सच कहूँ तो पहले से ज़्यादा जहर तो अब लगता है। युवराज, अब मैं हूँ ही ऐसा तो क्या करूँ, चेहरा तो नहीं बदलवा सकता ना। युवराज ने हल्की बियर्ड रखी हुई थी, ऊपर से उसके बाल जो आंखों को ढक रहे थे। उसने खुद को एकदम फिट रखा हुआ था। यही वजह थी कि वो पहले से भी ज़्यादा दिलकश लगता था। अर्जुन युवराज के चेहरे पर नजरें गड़ाकर बोला, काश यहाँ कहते कहते रुक गया। पानी पी रहे युवराज के हाथ एकदम रुक गए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के एक घर, जिसमें ऊपर के कमरे में एक बुजुर्ग आदमी बेड के पास चेयर पर बैठा हुआ कह रहा था, और कब तक ऐसे आंखें बंद करके रोगी दिव्या बेटा? आखिर कब तक? अब और तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, अब उठ भी जाओ। तभी नीचे से आवाज़ आई, दादाजी खाना लग गया है, प्लीज़ जल्दी से नीचे आ जाइए, वरना मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। आप जानते हैं आपके बिना हम खाना नहीं खाते हैं। आ रहा हूँ, कहकर वो बुजुर्ग उस कमरे से बाहर निकल गए। जब युवराज और अर्जुन वापस घर लौटे, उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। युवराज अंदर घुसा ही था इतने में एक बच्चा करीब 2 साल का उसके पैरों से आकर लिपट गया। युवराज ने स्माइल करते हुए उसे गोद में उठा लिया। अरे मेरा चैम्प, तू भी उठ गया इतनी जल्दी, कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। इतने में प्रीति बोली, ओह
तुम अपने चाचा के पास आने के लिए नौटंकी कर रहे थे? क्या हुआ भाभी, क्या किया इसने? अरे रेवत जी, आप ये पूछिए क्या नहीं किया। जब से उठा है मुझे दौड़ा कर थका दिया है। पता नहीं कैसे आदत लगा दी है इसे अपने आपने खुद की। उठते उठते बस आपको ही ढूंढता है। आपकी गोद में रहने के बाद ही अपने पापा के पास जाता है। बेचारे, अभी भी इसे अपनी गोद में उठाना चाहा, लेकिन इसे देखो भाग गया। युवराज बड़े प्यार से बोला, वंश बच्चा, आप पापा के पास क्यों नहीं जाते हो? पापा आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपको गोद में लेकर घुमाएंगे। आजा मेरे पाप, मैं तुम्हें घोड़े पर भी बिठाऊंगा, एरोप्लेन में भी चढ़ाऊंगा, सब जगह घुमाऊंगा। अब आज आप आ भी जाओ, कितना तड़पाते हो तुम अपने पापा को। प्रशांत ने कहा तो युवराज ने वंश को प्रशांत के हाथों में दे दिया। मैं तैयार होकर आता हूँ, इतना कहकर युवराज अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। क्या दादाजी, मैं कब से आपको आवाज़ लगा रही हूँ और आप अभी आ रहे हैं? उन बुजुर्ग आदमी को नीचे आते देख उनके पोते ने कहा। उन बुजुर्ग आदमी का नाम मनीष सक्सेना था। उन्होंने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा, हाँ तो पोता जी, भाई चलिए अब तो खाना स्टार्ट कीजिए, अब तो मैं आ चुका हूँ। बिल्कुल शुरू करता हूँ दादाजी, आप ही का तो वेट कर रहा था। माँ, दादाजी को खाना दीजिए ना। उसने कई बार अपनी माँ से कहा, लेकिन वो देख ही नहीं रही थी उनकी तरफ, इसीलिए उसने खुद ही अपने दादाजी को खाना सर्व किया। क्या बात है बहू, किस सोच में डूबी हुई हो? मनीष जी ने पूछा। कुछ नहीं बाबूजी, मैं उस बच्चे के लिए परेशान हूँ। क्या वो कभी ठीक नहीं होगी? क्या वो कभी कॉमा से बाहर नहीं आएगी? बहू, ये तो भगवान के ऊपर है, बल्कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे अपने कान्हा जी पर पूरा विश्वास है। इस बच्चे को वो जल्दी कोमा से बाहर ले आएंगे। अरे राघव, अब खाओ भी खाना या ऐसे ही मुझे घूरते रहोगे? राघव तो आप सभी को याद होगा, वही जिसने पवन के गुंडों से युवराज की जान बचाई थी और हॉस्पिटल लेकर गया था। राघव उठ खड़ा हुआ। मेरा नाश्ता हो गया, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ। बाय कहकर वो चला गया। उसने जाने के बाद अपनी माँ शोभा जी बोली, बाऊजी, हम दोनों से ज़्यादा राघव को उसकी फिक्र लगी रहती है। इतने साल हो गए, शायद उसे लगाव हो गया है उससे। मैंने देखा है राघव दिव्या के पास बैठकर घंटों बातें करता रहता है। वो है ही इतनी प्यारी, खूबसूरत और मासूम। न जाने उसके साथ क्या हुआ था। युवराज तैयार होकर नीचे उतर ऑफिस के लिए चला गया। प्रशांत ने प्रीति से कहा, लो वंश को संभालो, बहुत खेल लिया मैं इसके साथ, अब मैं भी ऑफिस चलता हूँ। वरना तुम तो जानती हो अपने देवर को। ठीक है, जाइए। प्रीति वंश को लेते हुए बोली तो प्रशांत भी ऑफिस के लिए तैयार होकर चला गया। प्रीति बेटा, अनामिका जी ने आवाज़ लगाकर बुलाया। प्रीति उनके पास जाकर बोली, क्या हुआ माँ, आपने बुलाया? हाँ बेटा, मैंने बुलाया। वो क्या है ना, पहले तुम वंश को मुझे दो। प्रीति ने वंश को उन्हें दे दिया। अनामिका जी ने एक बॉक्स देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे लिए। वो क्या है ना, कल लौटते समय जब हम लोग मेले में गए थे तो मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ले लिया, सोचा तुम्हें पसंद आएगा। प्रीति ने उस गिफ्ट को ले लिया। वंश बेबी, आप दादी के साथ खेले, मैं बाकी काम खत्म करती हूँ। मम्मी आप देखना इसे। इतना कहकर प्रीति चली गई। वंश अपने दादाजी के साथ खेलने लगा। शाम को राघव उसके पास बैठकर उसकी हथेली को अपने हाथों में लेकर कहने लगा, यार दिव्या, तुम कब तक ऐसे चुपचाप रहोगी? मैं हर रोज़ तुम्हारे पास आकर यहाँ बैठकर तुमसे बातें करता हूँ, दिन भर की बातें तुमको सुनाता हूँ। क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम भी उठकर मुझे बातें करो? जिस तरह से मैं अपने दिल का हाल तुम्हें सुनाता हूँ, तुम भी अपने बारे में मुझे बताओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो किसी से बात ही नहीं करनी। युवराज अपने कमरे की खिड़की के पास काफ़ी देर तक खड़ा होकर अर्जुन से फ़ोन पर बात कर रहा था। अर्जुन के फ़ोन रखने के बाद वो अपने आसपास कुछ ढूंढने लगा, लेकिन नहीं मिलने पर उसे गुस्सा आने लगा। कहाँ गया, कहाँ रखा था मैंने? उसे टेबल के निचले ड्रॉर में एक बोतल मिली, शायद शराब की थी। इस बोतल में से एक बूंद भी नहीं है। जब मुझे पीने का मन करता है, जब मुझे ज़रूरत महसूस होती है, तभी ही खाली मिलती है। वो बोतल वापस ड्रॉर में रखकर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली तो सामने वही लाल चुनरी रखी थी। वो चुनरी सीने से लगाए बेड की तरफ बढ़ा। अर्जुन सुनो ना, अर्जुन तुम मेरी बात तो सुनो। क्या बात है मेरी जान, क्या सुना रही हो, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अर्जुन, वो पापा का कॉल आया था, बोल रहे थे थोड़ी तबीयत ख़राब है उनकी, क्या मैं 2-4 दिनों के लिए चली जाऊँ? अर्जुन ने उसे बेड पर बैठाते हुए कहा, शिप्रा यार, वो पापा हैं तुम्हारे, उनकी तबीयत ख़राब है और तुम मुझे अभी बता रही हो? शाम होने से पहले बता दिया होता तो मैं पहुंचा देता ना। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें पापा के पास जाने का मन करे या उनकी याद आए तो तुम्हें मुझसे इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो भी तुम्हारा घर है, तुम्हारा जब मन करे तब चली जाना। ड्राइवर को बोलोगे तो वो पहुँचा देगा तुम्हें। थैंक यू अर्जुन, मुझे लगा तुम मना कर दोगे तो इसलिए। अर्जुन नाराज़गी से बोला,
क्या मैं तुम्हें कोई अत्याचारी पति लगता हूँ जो तुम्हें बांध कर रखूँगा, तुम्हारे कहीं आने जाने में रोक टोक करूँगा? शिप्रा अर्जुन की कमर में हाथ लपेट कर बोली, सॉरी अर्जुन, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं जानता हूँ तुम बहुत प्यारे हो। अत्याचार तो दूर, कभी तुमने मुझे एक थप्पड़ तक नहीं मारा, उल्टा मुझसे ही डांट खाते रहते हो। ठीक है, अभी सो जाओ, मैं कल सुबह ऑफिस जाते वक्त तुम्हें पापा के पास छोड़ दूंगा। साक्षी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। देखो, मुझको कुछ नहीं सुनना है। कल मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुम्हें मिलना ही होगा। प्लीज़, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ओके, कोशिश करूँगा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आई लव यू कहकर फ़ोन रख दिया राघव। अच्छा दिव्या, क्या तुम हम सब से बात करना नहीं चाहती? ना तो मुझे तुम्हारा नाम पता था और ना ही तुम्हारे बारे में कुछ पता है। तुम्हारे परिवार वाले कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे ढूंढ पाऊंगा? कुछ तो बताओ। खैर छोड़ो, तुम्हें तो कोई असर ही नहीं होता मेरी बातों का। देखता हूँ कब तुम्हारे कानों में मेरी आवाज़ पहुँचती है, कब तुम मेरी बातों का जवाब दोगी। अर्जुन उस चिंदरी को देखते देखते पुराने दिनों को याद करने लगा। श्रद्धा से उसकी मुलाकात, उससे पहली बार हुई बात याद करते हुए उसकी आंखें गीली हो गई। 3 साल हो चुके हैं तुम्हें गए हुए, लेकिन मेरी ज़िंदगी आज भी उसी रास्ते पर रुकी हुई है जहाँ मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था। नहीं जिया जाता श्रद्धा तुम्हारे बिना। इस दुनिया के भीड़ और शोर शराबों के बीच भी मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ। हाँ, जानता हूँ तुम्हें यही लग रहा होगा कि मम्मी पापा पूरी फैमिली के साथ होने के बावजूद अकेला है। श्रद्धा, इस परिवार को मैं तुमसे पूरा करना चाहता था। जानती हो, दिन तो जैसे तैसे बीत जाता है ऑफिस में काम करके, लेकिन रात रात में तन्हाई काटने को दौड़ती है। ये रात कमबख्त बहुत जालिम है। कुछ और लेकर आए ना आए, लेकिन तुम्हारी यादों को हमेशा देकर जाती हैं। वंश सो चुका था। प्रीति प्रशांत के कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ प्रशांत, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? प्रीति, अभी अभी मैं युवराज के कमरे से होकर आ रहा हूँ। युवराज हम सबके सामने खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाता है, हंसता है, मुस्कुराता है, लेकिन तुम जानती हो मेरा भाई रोज़ रात को रोता है, बहुत याद करता है श्रद्धा को। मुझे उसकी ऐसी हालत बिल्कुल भी सही नहीं लगती। आप चिंता मत कीजिए प्रशांत, वक्त के साथ वो भी बदल जाएंगे। सबकी ज़िंदगी में खुशी आती है तो हमारा भगवान इतने निर्दय नहीं हो सकते कि युवराज की ज़िंदगी में खुशी ना लिखी हो। लेकिन कब प्रीति, युवराज की ज़िंदगी में कब खुशी आएगी? 3 साल से उसकी याद में तड़प रहा है। आखिर कब तक भगवान मेरे भाई का इम्तिहान लेगा? प्रीति ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह डोर बेल बजी, तभी युवराज सीढ़ियों से उतर रहा था। आसपास किसी को ना देखकर खुद ही युवराज दरवाज़ा खोलने चला गया। जैसे युवराज दरवाज़ा खुला, सामने रीना जी और नीतीश खड़े थे। युवराज ने पाँव छूकर कहा, अरे बड़ी मॉम, आप लोग इतने सुबह सुबह आ गए? कुछ ही दिनों तो हुए थे आपको नानी के घर गए हुए, वहाँ रुकने का मन नहीं करता है क्या? अंदर चल, फिर बताती हूँ। प्रीति बेटा, क्या तुम हमें पानी पिला सकती हो? अभी लाई बड़ी माँ, आप लोग बस बैठिए। युवराज उनकी तरफ ताकने लगा तो वो बोली, अरे लड़कियों का ऐसा ही हाल होता है। शादी के पहले थोड़ी बहुत आज़ादी रहती है, वरना शादी के बाद तो अगर ससुराल में हो तो मायके की याद सताती रहती है, और अगर मायके में जाओ तो अपने ससुराल की यादें सताती रहती हैं। युवराज ने कहा। नीतीश जी ने इधर उधर देखते हुए पूछा, अरे हमारा वंश कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा। तब तक प्रीति पानी लेकर आ गई। बड़े पापा, वो ऊपर कमरे में है, प्रशांत के साथ खेल रहा है। नीतीश जी ने कहा, अगर उसे देख ले तो हमारी थकान दूर हो जाएगी। बड़े पापा, आप फिक्र मत कीजिए, वंश आप ही के पास आ रहा है ना वंश? वंश खिलखिलाकर हंसने लगा। प्रशांत ने उसे नीचे उतारा तो नीतीश जी ने लपकते हुए कहा, अरे मेरे शेर पुत्र, कहाँ भागा जा रहा है? अपने बड़े दादू दादी के पास नहीं आएगा? वो अपने कमरे में सुबह सुबह ही बड़बड़ा रही थी, तुम्हारी वजह से युवराज, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा पवन मेरे साथ नहीं है। उसे घर से निकाला गया है तो वजह सिर्फ तुम हो। ना जाने कितने महीने हो चुके हैं उससे बात किए हुए, उसका चेहरा देखे हुए। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी युवराज, कभी नहीं। तो उसी तरफ पवन एक छोटे से किराए के मकान में रहता था, क्योंकि मीरा तो उसे छोड़कर कब का अपने घर आ गई थी। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता था जब पवन नशे में ना हो। उसने नशे को डेली रूटीन में शामिल कर लिया था। दीदी, आप कब तक ऐसे श्रद्धा बिटिया की राह तकते रहेंगे? वो हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। उसे आना होता तो क्या अब तक नहीं आती? आप जानते हैं ना कितना प्यार करती थी वो आपसे। वो होती तो आपसे दूर रह नहीं पाती। सुनीता जी ने जानकी जी को खाना खाने के लिए कहा। श्रद्धा के जाने के बाद जानकी जी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, इसीलिए सुनीता जी, रवि और सुरभि अब तक वहीं रुके हुए थे। शाम को डिनर करते वक्त विशाल जी ने कहा, युवराज बेटा, तुम्हें को ज़रूरी ना हो तो क्या दिल्ली जाओगे?
क्यों पापा, कुछ काम है क्या दिल्ली में? हाँ, वो मेरा दोस्त है ना धीरेन, उसके बेटे की शादी है तो उसे ही अटेंड करने के लिए जाना है। मुझे उसी दिन एक ज़रूरी मीटिंग है, वरना मैं खुद ही चला जाता, लेकिन क्या करूँ? तो पापा आप ही चले जाइए ना, शादी अटेंड करके मीटिंग में देख लूँगा। नहीं बेटा, तुम ही जाओ। ओके, बताइए कब जाना है? कल शाम की फ़्लाइट है, मैं टिकट करवा दिया है। और हाँ, तुम्हारे साथ अर्जुन भी जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अकेले तुम्हें वहाँ अच्छा तो लगेगा नहीं। क्या युवराज दिल्ली पहुंच जाएगा? क्या वहां युवराज को श्रद्धा का पता चल जाएगा? देखते रहिए अगले भाग में।